हाँ, हेलो स्टूडेंट्स। देखिए, कल हमने बात की थी एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट। ये आपने पिछली वीडियो में देखा है। इसमें जो अलग अलग इसके पॉइंट्स थे, द मैचिंग ऑफ द कॉन्टिनेंट्स हैं, रॉक्स ऑफ सेम एज अक्रॉस द ओशियंस पढ़ा आपने, टीलाइट देखा, प्लेसर डिपोजिट्स देखे थे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स देखे थे। तो ये सारी जो हमने देखा है, ये अल्फ्रेड वेगनर की जो एविडेंसेज हैं, ठीक है। तो अब हम जो देखते हैं, वेगनर ने क्या कहा था कि ऐसे अलग अलग जो हमने सिमिलरिटी देखी, डिफरेंट टाइप के जो लैंड मासेज हैं, डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स हैं, ओके, वो ड्रिफ्ट कर रहे हैं ऐसे, ठीक है। तो हमने देखा था अल्फ्रेड वेगनर की ड्रिफ्ट थ्योरी। तो अब हम बात करते हैं कि जो फोर्स फॉर ड्रिफ्टिंग, इसके पीछे कौन से जो फोर्स हैं वो काम करते हैं, जिससे क्या होते हैं कॉन्टिनेंट वो ड्रिफ्ट करते हैं। तो उसने दो फोर्स बताए थे। फर्स्ट फोर्स का नाम उसने बताया था द पोलर फ्लिंग फोर्स, और सेकंड था टाइडल फोर्स। तो देखिए क्या होता है, पोलर फ्लिंग फोर्स मीन्स होता है अर्थ के रोटेशन से। जब अर्थ रोटेट करता है तो क्या होता है, इसका जो इक्वेटर वाला जो पोर्शन होता है तो उसमें बल्ज निकल जाता है, मतलब वो थोड़ा बाहर निकल जाता है, उभार हो जाता है उसमें, ठीक है। तो इससे क्या होता है, वहाँ मोमेंट शुरू होती है, और मोमेंट शुरू होने से क्या होता है, जो पूरे जितने भी लैंड मासेज हैं डिफरेंट है कि वो मोमेंट करते हैं। तो मतलब एक तो उसने ये बताया था कि अर्थ रोटेट होती है, अर्थ रोटेट होने से क्या होता है उसका जो सेंटर पार्ट है वो थोड़ा सा बाहर निकल रहा है, उसको पता ही है हमें भी। और जो पोल्स हैं वो थोड़े चपटे हैं, ऐसे मतलब थोड़े नीचे झुके हुए हैं, और बीच वाला इक्वेटर पार्ट है वो बाहर निकला है ऐसे से। तो इस प्रकार के जो मोमेंट हो रही है उसकी रोटेशन से, तो रोटेशन से मोमेंट होने से भी क्या होता है, ये जो जितने भी लैंड मासेज हैं, लिथोस्फीयर जो पार्ट है वो मोमेंट करता है और उससे ड्रिफ्ट होता है। सेकेंड जो फोर्स उसने बताया था वो था टाइडल फोर्स। टाइडल फोर्स क्या होता है, जैसे हम बात करते हैं फुल मून और न्यू मून को, सन और मून की ग्रेविटेशन फोर्स से अर्थ पे क्या होते हैं, टाइड्स आते हैं, जो ओशियंस पार्ट के अंदर हम बात करते हैं। तो जैसे मान लीजिए आप अर्थ रोटेट हो रही है और सन और मून क्या करते हैं, उसको अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं, उससे कुछ सेकंड के लिए अर्थ का जो उसके ऊपर जो लैंड मास है उस पर क्या वो ब्रेक का काम करता है ऐसे। और ऐसे होने से क्या होता है, वो एक मोमेंट में आ जाता है, और उससे क्या होते हैं पूरे जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो मोमेंट करते हैं। तो ये जो फोर्स बताए थे, जो पोलर फ्लिंग फोर्स और टाइडल फोर्स थे, तो उस टाइम, उस कंटेम्प्रेरी टाइम के अंदर जो डिफरेंट टाइम के साइंटिस्ट थे उन्होंने इसको सही नहीं माना कि नहीं, ऐसे थोड़ी हो सकता है कि इतने पोलर फ्लिंग फोर्स है और टाइडल फोर्स है, इतने बड़ा जो लैंड मास होता है वो मूवमेंट करे। तो मतलब उसने अपनी थ्योरी दी थी वेगनर ने कि हाँ ये जो फोर्स थे इस वजह से सारे सारे कॉन्टिनेंट्स हैं वो ड्रिफ्ट कर रहे हैं। लेकिन इन जो ये जो प्रिंसिपल्स हैं उनको नहीं माना ऐसे। उसके बाद हम बात करते हैं, तो हमने अभी जो देख लिया कि ये ड्रिफ्ट थ्योरी जो अल्फ्रेड वेगनर की थी, उसके बाद में क्या कौन सी टाइप की थ्योरी आई थी, हम बात करते हैं पोस्ट ड्रिफ्ट स्टडीज़ की हम बात कर रहे हैं। तो उसके बाद में जो स्टडीज आई हैं उसमें किस प्रकार के जो रोल्स की हम बात करते हैं। तो देखिए हम बात करते हैं, इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट फॉर कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट most of the evidence was collected from the continental areas in the form of distribution of flora and fauna or deposits like tillite. A number of discouraged during the post-war period added new information to geological literature। देखिए हम बात करते हैं, तो जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है उसमें जितने भी हमें जो एविडेंसेस दिए गए हैं, जो डिफरेंट टाइप बताए गए हैं, या इसके बारे में जो एक्सप्लेन किया गया, तो उसने क्या किया, अल्फ्रेड वेगनर ने अलग अलग पार्ट्स के अंदर फ्लोरा फोना है, जो वेजिटेशन है, जो एनिमल्स हैं, तो उस बेस पे, और जो टीलाइट का डिपोजिशन है उस बेस पे उन्होंने सारे सारे क्या है एविडेंस दिए थे। लेकिन पोस्ट वार के बाद में, मतलब 1945 के बाद में या जो फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद में हम बात करते हैं 1999 के बाद में, काफ़ी सारे और भी रिसर्च है इस चीज़ के अंदर, और उन्होंने कई सारी चीज़ें दी। तो उसके अंदर हम बात करते हैं, तो एक नया आया ओशियन फ्लोर मैपिंग। ओशियन फ्लोर मैपिंग हम बात इसमें करेंगे किस प्रकार के ओशियन फ्लोर होता है, ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहले इसमें एक थ्योरी है कन्वेक्शनल करंट थ्योरी। देखें आर्थर होम्स 1930 के अंदर उन्होंने एक बताया था कि जो लैंड पार्ट है, तो लैंड पार्ट के अंदर, अब देखिए ये तो हम सब मानते हैं या सभी मान ही रहे थे कि ये जो लैंड मास हैं सारे सारे किसी टाइम एक थे, और उसके बाद में उनका क्या हो गया, अलग अलग डिवाइड हो गए और मूवमेंट किया। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि इसके पीछे फोर्स कौन से काम करते हैं, तो उस पर कंटिन्यू रिसर्च चल रहा था। तो उसी के अंदर क्या था, आर्थर होम्स ने बताया था कि
जो मेंटल का पोर्शन है हम बात करते हैं, और वो लिक्विड स्टेज के अंदर है, ठीक है। उसमें डिफरेंट टाइप के क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। तो वो क्या करते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, वो रेडिएशन रिलीज करते हैं, मतलब एनर्जी रिलीज करते हैं। तो उनका जो कंसंट्रेशन है किसी पार्ट में ज़्यादा है, दूसरे पार्ट में कम है, तो उससे क्या होता है, उससे टेम्परेचर में वेरिएशन होता है। टेम्परेचर में जैसे जहाँ पर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स ज़्यादा हैं तो उस पार्ट में जो हीट ज़्यादा होगी, और जिस पार्ट में कम है वहाँ पर क्या कम होगी, तो उससे दोनों में बीच में क्या होगा, उसमें डिफ्रेंशिएशन होगा। तो फिर क्या होगा, हाई जो एनर्जी वाले पार्ट से लो एनर्जी की ओर क्या मूव करेंगे ऐसे, तो उससे जो मेंटल का पोर्शन है जो लिक्विड स्टेज में है उसमें कन्वेक्शनल करंट चलते हैं। कन्वेक्शनल करंट हम का मतलब यही होता है कि जो वर्टिकल मोमेंट ऑफ एनी वेव या एलिमेंट्स की जब वर्टिकल मूव करती है तो उसको कन्वेक्शन बोलते हैं। तो ऐसा ही इस पार्ट में शुरू हुआ, तो जैसे नीचे से ऊपर की ओर चल, ऊपर से फिर नीचे वाले से कंटिन्यू, तो उससे अपर पार्ट है वो मोमेंट में अगर वो मूव करना शुरू कर दिया। तो ये बात इसकी काफ़ी ज़्यादा सही भी है, और आगे वो काफ़ी ज़्यादा इसको बेस मिला इस थ्योरी के अंदर। दूसरा हम बात करते हैं मैपिंग ऑफ द ओशन फ्लोर। तो आर्थर होम्स ने ये जोड़ दिया उसमें कि भी इस प्रकार से जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के अंदर एनर्जी का जो डिफ्रेंसिएशन है उससे क्या हो सकता है, उससे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हो सकता है। तो मतलब कुछ चीज़ें इसके अंदर सही होगी। मैपिंग ऑफ द ओशन फ्लोर, अब उसके बाद में क्या हुआ देखें, सी फ्लोर की मैपिंग की गई। तो हम देखते हैं जितने भी लोग होते हैं हम क्या करते हैं, सी लेवल को देखते हैं, मतलब अपर पार्ट ऑफ द ओशियन है उसको सरफेस को देखते हैं तो प्लेन दिखता है पानी, लेकिन इसका बॉटम पार्ट किस प्रकार है, तो उसका क्या डिफरेंट है, कन्फिग्रेशन तैयार किया गया कि नीचे का जो पार्ट है किस टाइप का है। तो उसमें देखा था उसमें डिफरेंट टाइप के अलग अलग आपको लाइन फॉर्म मिलती हैं, जिसके अंदर आप देखोगे कुछ पार्ट ऐसे था जहाँ पर पूरा प्लेन एरिया मिलेगा, कहीं कहीं पर आपको ऐसे ट्रेंचेज मिलेंगी। इसके अलावा काफ़ी सारे इसमें आपको जो डीप ट्रेंच हैं वो होंगी, माउंटेन्स होंगे इसके अंदर, डिफरेंट टाइप ऐसे से। तो उससे क्या हमें पता चल सकता है कि इंटीरियर पार्ट है किस टाइप का, तो थोड़ा हमें उसको समझने में हेल्प मिलती है। इसके अलावा इसमें मिड ओशियनिक रेंज भी इसके अंदर मिलती है पूरा पूरा, जिसमें काफ़ी सारे एक्टिव वॉल्केनोज हैं और काफ़ी सारे माउंटेन्स का जो कंस्ट्रक्शन हुआ इसी वजह से हुआ है पूरा। तो ये सारे हम चीज़ें इसमें देखेंगे। तो मेन बात क्या है, हमने जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी देखी है उसके बाद में दो थ्योरी है, एक तो कन्वेक्शनल करंट थ्योरी है जो आर्थर होम्स के दिए जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट से रिलेटेड है, दूसरी मैपिंग ऑफ सी फ्लोर है। अब इसको हम क्या करते हैं, आगे मैपिंग ऑफ जो ओशियन फ्लोर है उसको डिटेल से हम आगे देखते हैं जो दूसरे वीडियो में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अब जो फर्स्ट में हमने देखा ना ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, इसके जो एविडेंस है जो काफ़ी ज़्यादा अपने लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में हम ड्रिफ्ट की थ्योरी के बाद में जो आए थे छोटी छोटी ये थ्योरी है, कन्वेक्शनल करंट थ्योरी है जो आर्थर होम्स की रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, और मैपिंग ऑफ द ओशियन फ्लोर। तो मैपिंग ऑफ द ओशियन फ्लोर इसके हम आगे नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं डिटेल्स हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं।